तो वो भी अकस्मात या सडनली ऐसा कुछ नहीं होता है। हम देखते हैं कि अचानक संघर्ष छिड़ गया, तो उसके पीछे कुछ मूल वजह होती है जो पूर्व पीठ का, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में बैकग्राउंड समझिए, उसका वो होता ही है, क्योंकि उसके बिना नहीं होता। आप देखिए कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो जो ऑस्ट्रिया का जो प्रिंस था फर्डिनेंड, उसकी हत्या कर दी गई, तो कहा गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ, लेकिन वो तात्कालिक कारण था, वो इमीडिएट कॉज या रीजन था। लेकिन उससे पीछे जो है, जो बहुत सारी जो वजह थी वो पहले से सुलग रही थी, था ना, कि जैसे कि जर्मनी को लगा कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, फ्रांस ने किया, ब्रिटेन ने किया, आपको फिर जो है सो इटली भी अपना कुछ अपने ग्रीवांसेस को लेकर उस आ गया। लेकिन ये तो चलिए फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो तात्कालिक कारण था कि ऑस्ट्रिया का जो प्रेस था वहाँ गया था विजिट करने, तो उसकी हत्या कर दी, इसराइल में हत्या कर दिया गया। तो ये जो आपका जो मुद्दा है फिलिस्तीन और इजराइल का जो संघर्ष है, ये भी फर्स्ट वर्ल्ड वार जो प्रथम विश्व युद्ध है वहीं से करीब समझिए कितना हो गया, 100 साल करीब हो गया, 100 साल से कुछ ज़्यादा ही मानिए। तो बैकग्राउंड में वही चीज़ है। तो पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी इसको मैं समझाऊंगा। थोड़ा मैप देखिए, क्योंकि मैं बताया कि थोड़ा मैप कोई बहुत ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं, एक स्केच करके बताऊंगा कि पश्चिम एशिया में एक्चुअली है कहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन। तो ये टॉपिक तो आपको PN सर ने लिख दिया है, मैं थोड़ा सा इसको वो करके बताऊंगा एक स्केच करके, जिससे आपके दिमाग में एक बिल्कुल इम्प्रिंट कर जाए कि वास्तव में जो है ये इजराइल या फिलिस्तीन है कहाँ पर, और आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग, जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी वो आपको अच्छे तरह से समझ में आएगी। अब ये देखिए, ये मान लिया कि पश्चिम एशिया है, बताइए ज्योग्राफी में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। हम लोग भारत जो है हमारा दक्षिण एशिया में आता है। हम लोग जैसे कि मान लें कि यहाँ पर है और ये पश्चिम एशिया है। अब यहाँ पर पूरा पश्चिम है, वेस्टर्न एशिया है। अब यहाँ पर जो इसका मैं वैसे स्केच बना रहा हूँ, ये रीजन ऐसे समझ में इधर ले जाता हूँ एरो को इजराइल। ये इधर रीजन जो है ये वाला पूरा ये जॉर्डन नदी है। ये आपका जॉर्डन कंट्री है। इधर आइए तो ये मिस्र, इसको इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, जैसे भारत और इंग्लिश में इंडिया वैसे इजिप्ट है। इधर आइए, नॉर्थ में है आपका लेबनान है, इसके इधर यहाँ पे सीरिया है। अब ये पूरा रीजन भूमध्य सागर है। आपको इंग्लिश में जो मेडिटेरेनियन जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये आपका जो एक स्केच है, क्योंकि कोई आपको आर्टिस्टिक कोई वो नहीं देना है, कोई अच्छे से मैप नहीं बनाना है, क्योंकि भारत में बता दिया है। बताइए कि यहाँ अरब सागर मान लीजिए, जैसे अरेबियन सी जिसको कहिए, ये बाकी ये सारे हम लोग जो गल्फ कंट्री कहते हैं, गल्फ कंट्री मेनली 6 है, इराक है, कुवैत वगैरह है, सऊदी अरब, सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, ये 6 ही है। अब हम लोग ये कभी कभी देखते हैं कि अरब देश की बात होती है कि अरब कंट्री, कहते हैं कि भाई अरब कंट्री क्या है, पश्चिम एशिया क्या है, मध्य पूर्व क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है, लेकिन बेसिक थोड़ा सा आपको जानकारी, बुनियादी जानकारी बहुत जरूरी है। मान लिया कि चलिए यहाँ लिखने के लिए तो आप चलिए लिख दीजिएगा, उतना तो मैं आपको बता दूंगा कि आप एग्जाम में है, लिखित परीक्षा में उतना लिख ही देंगे, कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा जो एंगल है उसी के मुताबिक मैं चूँकि आप लोग को बताऊँगा।
तो आप कर देंगे, लेकिन इंटरव्यू के लिए खासकर जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय संबंध उसके साथ जो होता है एक अपेंडेज जिसको हम लोग कहते हैं, तो जो पढ़ते हैं बहुत जगह हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को पढ़ना ही पड़ता है, उनको जानकारी, तो उनके लिए तो बहुत ही फायदे की चीज़ होगी कि अगर वो आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध पता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रह गया है। मैं कई बार आप लोग को पीछे भी मैंने बताया है कि जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटजिक, ये 3 फैक्टर काम करता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अब जो आपका मतलब 1945 UN जब बना संयुक्त राष्ट्र संघ, और इतने सारे जो कंट्री कॉलोनियल जो थी ब्रिटेन की, आपको फ्रांस वगैरह की, इनसे जो देश आज़ाद हुए, भारत भी चूंकि कॉलोनी था, ब्रिटिश कॉलोनी था, तो यहाँ भी वही सब चीज़ थी कि कॉलोनी था। अब कॉलोनी में तो सारे, एक तो सेक्टम अभी भी है, डेमोक्रेसी तो नहीं है, बहुत सारे कंट्री में अभी भी नहीं है। गल्फ कंट्री में जितने 6 मैंने बताया, तो वहाँ भी सेक्टम है या किंगडम कहिए, क्योंकि सेक्स सब रूल करते हैं तो उसको हम सेक्टम कहते हैं। और कुछ जगह डेमोक्रेसी आएगी तो वो समझिए कि ऑथोरिटेरियन रेजिम, मतलब कि आर्मी के बल पे, जैसे मिस्र में होस्नी मुबारक जो अरब स्प्रिंग 2010 में आया था, ट्यूनीशिया, इस तरह के जो कंट्री में तख्ता पलट हो गया, लीबिया, तो ये सब पहले वहाँ भी यही थी, सत्ता सिस्टम थी। लेकिन जब वहाँ जो आई सत्ता का जो परिवर्तन हुआ, जिसको कू कहते हैं इंग्लिश में, सैनिक तख्ता पलट, तो वो लोग फिर बहुत समय तक शासन किया। होस्नी मुबारक 30 साल शासन किए। आपको लीबिया में हम लोगों ने देखा कर्नल मोहम्मद गद्दाफी का जो तख्ता पलटा, हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज का उसमें हाथ था, लेकिन कोई वो चुनी हुई सरकार, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट मोदी जी की तरह नहीं थी ना, तो वो उस तरह से जो सत्ता बंदूक के बल पे आएगी तो बंदूक के बल पे उलट भी जाती है। डेमोक्रेटिक ढंग से चुनी हुई सरकार ही, हम लोग कुछ भी कहें, किसी भी सरकार को दोष दे, चुने तो मान लिया हम ही लोग हैं, लेकिन जो फोर्सली जो गन पॉइंट पे जो आती है पावर, जिसको हम लोग डीप स्टेट के थ्रू, डीप स्टेट का मतलब उसके गुप्त पुलिस संगठन होते हैं, लोगों पर नजर रखी जाती है, तो उसके बल पे वो जब तक शासन करते रहते हैं, और फिर उनकी उसी तरह से उनका सत्ता से उनको हटा भी देगा, वो तो चलिए अलग है। लेकिन अभी अरब राष्ट्रवाद, चूंकि थोड़ा सा आपको यहाँ जानना होगा कि अरब राष्ट्रवाद भी इस फैक्टर में काम कर रहा था। चूंकि मैं बता रहा हूँ कि 1914 में मान लिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, वो थोड़ा बैकग्राउंड में हम लोग जान रहे, क्योंकि बैकग्राउंड भी आपको एग्जाम में थोड़ा सा लिखना होगा, जानने के लिए, समझने के लिए तो आपको थोड़ा बताऊंगा डिटेल में, लेकिन बिना बैकग्राउंड का आप लिख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, 3-4 लाइन तो आपको बैकग्राउंड एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ताज़ा हिंसा हुआ, 10-11 दिन के बाद युद्ध विराम भी हो गया, तो वो तो अलग चीज़ है, उसको तो अलग से मैं बताऊंगा डिटेल में जब चलेंगे। तो बैकग्राउंड देखिए कि सबसे पीछे कहाँ से जाता है, तो 512 BC की बात जल्दी कीजिए, मतलब कि 6th सेंचुरी BC, जो इंडिया में जब जनपद सब आए थे, 16 महाजनपद थे, तो उस समय में पर्शियन मतलब जो आज जो हम ईरान कहते हैं, तो वो पारसी लोग का जो रिलीजन, अब तो माइनॉरिटी में हो गया, अब तो उनकी कोई तादाद ही नहीं है, थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं, पता ही मुंबई में है, और ये भी काफ़ी समृद्ध कम्युनिटी रही, क्योंकि रूल एक कंट्री इनका था, पूरा ईरान इनका था। बाद में इस्लाम आया तो चलिए इस्लाम उसको अपने ऑक्यूपेशन में ले लिया, फिर अपना रूल हो गया, फिर वहाँ अपना डायनेस्टीज वगैरह बहुत सारे किंगडम वगैरह है। लेकिन वो 512 ईसा पूर्व में इस रीजन को अपने कंट्रोल में कर लिया। कहाँ? ईरान है, ईरान मान लिया चलिए यहाँ है, ये जाके कब्जा कर लिया। कहाँ पर? इस रीजन को, जो आज का फिलिस्तीन और जो इजराइल रीजन है, उस पर कब्जा कर लिया। तो 512 से लेकर वहाँ चलता रहा। फिर थोड़ा आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री समझिए तो आपको पता होगा, रोमन साम्राज्य था, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य था, जो आज का जो इटली हम लोग जिसको कहते हैं, और एक पूर्वी रोमन साम्राज्य था। पूर्वी रोमन साम्राज्य टर्की वगैरह का जो रीजन है,
तो ये 72 BC में, बिफोर क्राइस्ट, इसने क्या किया कि फिर इस रीजन को ले लिया, उससे छीन लिया, पर्शियन के जो कंट्रोल में था, वार ले लिया। अब यहाँ पर जो ये यहूदी रहते थे, यहूदी जो है मतलब इस्लाम, क्रिश्चियन और जुडाइज्म या जियोनिज्म जिसको हम लोग कहते हैं, यहूदीवाद, जीव जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, JW, उसमें सबसे ओल्डेस्ट है। अब ये उतनी बैक हिस्ट्री नहीं है कि ये यहूदी का वाकई कब इमरजेंस हुआ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यदि 512 BC में यदि ये पर्शियन, जो पारसी आजकल हम लोग जिसको कहते हैं, जो तो माइनॉरिटी में आ गए, जिनका एक पूरी कंट्री था, ईरानी नहीं का था, पूरा ईरान, अब ये वहाँ जाके कब्जा किए, 400 साल मानिए मोटा मोटी 450 साल रूल किया। तो अब ये देखिए कि सबसे पुराना हुआ। उसके बाद आइए क्रिश्चियन की बात कीजिए, क्रिश्चियनिटी की बात कीजिए, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब ईसा मसीह का भी जब जन्म हुआ तो ईसा मसीह तो कोई पैदाइशी क्रिश्चियन तो थे नहीं, और न ही उनका आज जो हम लोग AD यूज करते हैं 2021 AD, ये BC, तो ईसा मसीह का तो खुद जन्म जो है वो BC में हुआ, तो उनके जन्म के बाद AD शुरू हुआ। उनके साथ भी कोई रिलीजन नहीं थी, हो सकता है कि वो यहूदी ही होंगे, अगर रिलीजन को मानने की बात यदि होगी तो, चूंकि यहूदी ही था उस पूरे क्षेत्र में, क्रिश्चियन तो था ही नहीं। अब चलिए वहाँ आ गया ईसा मसीह के बाद आ गया आपको क्या कहते हैं, क्रिश्चियन आ गया। उसके बाद 7th सेंचुरी में आपको प्रॉफिट हुए तो इस्लाम आया। अब अब्राहम, अभी हम लोग अब्राहम एकॉर्ड की जो बात होगी थोड़ी आपको बताऊंगा मैं, कैसे रिलेशन जो बन रहा है, कैसे चेंज हो रहा है कंट्री का। तो ये अब्राहम जो डेविड अब्राहम, बाइबल में भी इनकी चर्चा है, और ये अब्राहम जो है फोर फादर, जैसे हम लोगों के फोर फादर्स जो दादा परदादा इस तरह से जो लोग कहते हैं, तो वही थे। तो ये तीनों जो रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जियोनिज्म जिसको कहते हैं, या मोहम्मडन मुस्लिम जो है, इन तीनों के जो फोर फादर्स हैं वो अब्राहम ही है, डेविड अब्राहम। तो उस आधार पर यदि कहिए तो सबसे इस रीजन में रहने वाले लोग कौन थे, यहूदी ही थे। अब बैतलहम में आपको पता ही है, यरूशलेम के पास है, ईसा मसीह का जन्म हुआ। प्रॉफिट भी वेस्ट एशिया के ही थे, वे भी जेरूसलम गए थे। तो इस कारण से जेरूसलम पे तीनों अपना अधिकार जताते हैं। तो ये तो हुआ आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो बहुत पीछे चला, जो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आखिर ये मुद्दा कब से है। तो ये मुद्दा का ओरिजिनेशन इसी समय से है। अब आइए जो 100 साल की जो मैं बात कर रहा हूँ कि 100 साल पुराना यह विवाद कैसे हुआ। तो ये विवाद बहुत गड़बड़ लग रही है, चलाना होगा क्या? अच्छा, तो ये जो है आपको जब ऑटोमन साम्राज्य था जो 15th सेंचुरी 1400 से समथिंग से स्टार्ट हुआ, तो ऑटोमन साम्राज्य मतलब जो कौन सा पूर्वी विजेंटाइन, जिसको मैंने कहा पूर्वी विजेंटाइन साम्राज्य था, तो वो कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, कुस्तुनतुनिया हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं, टर्की, तो बहुत ही फेमस सिटी है, आज भी है वो टर्की का। तो वो उसकी राजधानी थी। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब पूरा इक्वेशन जब चेंज कर रहा था, तो फिलिस्तीन जो यहाँ ओरिजिनल यहाँ रह रहे थे, क्योंकि मास एक्सोडस हुआ, जब मैं बता रहा था आपको कि 72 BC में जब आपको ये रोमन वाले लोग जब कब्जा कर लिया इस लैंड पे जहाँ पे वो लोग रहते थे, तो मास एक्सोडस हुआ, पलायन हो गया वो लोगों का। जो यहूदी थे वो यूरोप, अमेरिका वगैरह जाके अलग अलग ग्रुप में जाके बट के वो लोग अपना चले गए थे वहाँ। अब उनका अपना कंट्री तो घर बार जिसको कहते हैं मदरलैंड, तो छूट गया। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो स्थिति बन रही थी, तो ब्रिटेन ये लग गया कि भाई कुछ ना कुछ अब होगा। बताइए, हम लोग भारतीय इतिहास में खिलाफत आंदोलन जो हम लोग पढ़ते हैं, तो लगा कि भाई अब ब्रिटेन को लगा कि खिलाफत के खिलाफ कुछ करना ही होगा। तो अपने अपने लोग टूटते हैं सहयोगी, तो वहाँ पर मदद लिया गया किसका, क्योंकि इस रीजन पर ये जो क्षेत्र है अभी इजराइल और फिलिस्तीन का,
ये आपको ऑटोमन साम्राज्य जो था उसके कब्जे में था, वहां पर उसकी रीढ़ चलती थी। तो ब्रिटेन ने कहा यहूदी के जो करता धरता थे कि देखो भाई, अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और अगर टर्की यानी ऑटोमन साम्राज्य को मैं हरा देता हूं, तो तुम लोगों के लिए मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना के दूंगा। और उस समय ब्रिटेन के विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन वो विदेश मंत्री होते हैं, वहाँ सेक्रेटरी सिस्टम है, जैसे हम लोग अमेरिका में कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको हम लोग कहते हैं विदेश मंत्री। तो हम लोग में कहते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, लेकिन उन लोग सेक्रेटरी कहते हैं। लेकिन हम लोग क्या सेक्रेटरी IFS होते हैं, लेकिन वो वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो बाल्फोर थे, आर्थर बाल्फोर उनका नाम था, आर्थर बाल्फोर। बाल्फोर घोषणा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको समझने के लिए, क्योंकि इसके बिना फिर आप इजराइल समझ ही नहीं पाएंगे। और इजराइल जो टर्म है, जो कंट्री, जैसे पाकिस्तान हम लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान शब्द कौन दिया, वैसे ही इजराइल शब्द भी क्वाइन किया गया कि भाई इजराइल एक कंट्री तो चाहिए, यहूदियों के लिए एक डिस्टिंक्ट कंट्री चाहिए, खास कंट्री, हम लोग का भी एक कंट्री होना चाहिए। तो उनका नाम था थियोडोर हर्जल। ये थियोडोर हर्जल, ये आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। बताइए, ऑस्ट्रिया जो यूरोपियन कंट्री है, वेस्टर्न यूरोप का कंट्री है, वियना में रहते थे और सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार थे। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई हम लोगों के लिए भी एक देश चाहिए। तो बाल्फोर घोषणा में विदेश मंत्री जो वहाँ के थे, विदेश सचिव, जिसको इंग्लिश में फॉरेन सेक्रेटरी हम लोग कहते हैं, तो उन्होंने प्रॉमिस कर लिया। उस आधार पर यहूदी लोग तैयार हो गए ब्रिटेन को सपोर्ट करने के लिए। पता ही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट क्या हुआ, ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन उसमें एक मैंडेट सिस्टम आ गया, संरक्षणवाद की नीति, कि जो क्षेत्र जीता गया तो वो ब्रिटेन होता है, जो आदमी जीतेगा वो लोग आपस में बांटेगा। तो ब्रिटेन और फ्रांस वगैरह साथ लड़े थे, तो बांटा गया, तो ब्रिटेन को मिल गया ब्रिटिश मैंडेट, उसको लोग कहते हैं। ब्रिटिश मैंडेट में ये क्षेत्र जो था, जो मैंने आपको यहाँ स्केच करके बताया, ये किसके पास आ गया? 1918 में वार खत्म हो गया और लीग ऑफ नेशंस बनी। आज ना संयुक्त राष्ट्र संघ हम लोग जानते हैं 1945 में, इसका एक फादर था लीग ऑफ नेशन, हिंदी में जिसको हम लोग राष्ट्र संघ कहते हैं। ये 1919 में बना। तो 1922 में कहा गया कि भाई, वहां रखा गया प्रपोजल बाल्फोर के द्वारा कि मैंने कमिट किया कि इजराइल एक कंट्री बनना चाहिए, डॉक्यूमेंट वगैरह पेश कर दिया उन्होंने। यही कुछ हुआ नहीं, लीग ऑफ नेशन तो टोटल बड़ी थी, अगर नहीं रहती तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही नहीं होता। तो बात वहीं रही उस समय तक, 30 साल तक, 1918 से लेके 1948 तक, 1918 से लेके ये 30 वर्षों तक जो है ब्रिटिश मैंडेट के अधीन ये पूरा रीजन था। अब पता है 1945 में यूएनओ बना, क्योंकि ब्रिटेन ने वादा किया था कि मैं इजरायली यहूदियों से कि मैं आपको एक अलग देश दूंगा इसी रीजन में, इसी जगह, इसी पॉइंट, सेम पॉइंट। तो वादा पूरा करने का टाइम आ गया, यहूदी लोग दबाव डाला। और ये जब तक ये 30 साल तक ब्रिटिश मैंडेट के तहत ये रीजन रहा, तो जो अरब मूल के जो लोग थे वो और यहूदियों में संघर्ष चलता रहा। और समझिए, तो आजीज होकर ही ब्रिटेन कहा कि भाई ये इन लोग के झगड़ा में कौन रहेगा। वैसे भी वो डिस्टर्ब था, बाद में फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह चल रहा था, उसकी जितनी भी कॉलोनी थी दुनिया में सब जगह गिर गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हालांकि ब्रिटेन जीता था, मित्र राष्ट्रों में था, लेकिन स्थिति उसकी कमजोर थी। अंत में यही फैसला हुआ यूनाइटेड नेशन में
ये प्रपोजल रख दिया गया कि भाई इजराइल एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री होगा। 14 मई 1948 को इजराइल अस्तित्व में आया। इजराइल कहा गया कि भाई तुमको एक कंट्री दे दिया गया। लेकिन हाँ, ये तो चलिए 1948 में ये जब बालफोर घोषणा जो मैंने आपको बताया पीछे 1917 में, उसी समय में यहूदियों को लग गया कि उन लोगों को एक देश विवादा किया गया था। तो वो लोग जहाँ जहाँ विस्थापित थे, सैकड़ों वर्षों से रह रहे थे, वो यहाँ आना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उनकी जनसंख्या मतलब बढ़ने लगी, तो डेमोग्राफी निश्चित है कि चेंज किया वहाँ का। जैसे ही उनकी कंट्री बनी, वैसे ही जो अरब मूल के जो लोग इस रीजन में रहते थे, अब ये जो आपका रीजन मैंने बताया ऐसे करके देखिए को मतलब क्लियर दिखाई दे रहा है, ऐसे जो मैंने बताया, इसी को वेस्टर्न बैंक हम लोग बोलते हैं या पश्चिमी किनारा, पश्चिमी तट। ये जॉर्डन नदी मैंने आपको स्केच करके जो बताया वहां, ये इससे लगा हुआ बहुत छोटा सा एरिया है। और ये जो स्ट्रीम मैंने बताया गाजा पट्टी, ये बहुत छोटा सा स्ट्रीप है, ऐसे करके। और भूमध्य सागर के साथ उसका लगा हुआ है एरिया, एक तरफ। दो तरफ लैंड जो है उसका इजराइल बॉर्डरिंग करता है, एक तरफ इजिप्ट मतलब मिस्र। अब देखिए यहाँ तो वेस्ट एशिया, मिस्र क्या, इजिप्ट, ये नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, मतलब एक नया कंटिनेंट जस्ट इसके साथ शुरू हो जाता है। उत्तरी अफ्रीका में आता, उत्तर पूर्वी से कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में आता है मिस्र। अब इसके साथ भी बॉर्डर है, इधर जॉर्डान मैंने बताया, पश्चिम एशिया, सीरिया जहां भी गृह युद्ध चल रहा है, लेबनान ये भी डिस्टर्ब है, यहाँ भी अशांति है, सरकार आती है, तख्ता पलट होता है, इस तरह से फिर कब। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्यों है इस रीजन में? क्योंकि पता ही है, नोमैड्स घुमंतु जो ट्राइब्स होते हैं, आपको कबायली सिस्टम है समाज में। हम लोग के जैसा समाज नहीं है, हम लोग के जैसा यहाँ जाति प्रथा नहीं है, कबायली सिस्टम है, नोमैड सिस्टम लोग करते हैं। क्योंकि पूरा डेजर्ट एरिया, पूरा बंजर एरिया, पठारी एरिया, तो अपने अपने कबीले ट्राइब्स के प्रति जो लीडर है, सरदार है, उसके प्रति लॉयल्टी है। इसलिए डेमोक्रेसी उस तरह से फल फूल नहीं पा रही है, या अभी भी नहीं है पूरी तरीके से। तो ये प्रॉब्लम है, कबीलाई सिस्टम जो समाज है उसके कारण भी प्रॉब्लम है कि लोकतांत्रिक ढंग से कोई भी सरकार वहां अभी तक बनी नहीं। सारी जगह तो सेक्टम सिस्टम है, एक बिरादरी वाली बात है, एक ब्रदरहुड वाली बात आती है कि हम लोग मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे पूरा रीजन जोड़ा रीजन है। अब मैं बता रहा था कि पश्चिम एशिया तो चलिए जोग्राफिकल रीजन है, अरब कंट्री का, अरब कंट्री का मतलब है कि अरब जो लैंग्वेज है वो बोलने वाले, उसके आधार पर। तो पश्चिम एशिया में ईरान को छोड़ दीजिए, ईरान की जो लैंग्वेज बताएंगे पर्शियन फारसी है, तो ईरान नहीं आता अरब कंट्री में, ईरान नहीं आता। टर्की भी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो भी नहीं आता। आते कौन है? तो उत्तर पूर्वी अफ्रीका जो मुस्लिम देश हैं, जो अरब लीग जो बाद में बना 1967 में, पीटी वालों को साथ में पढ़ाया था। तो अरब लीग में वो सारे शामिल है। एक हम लोग ओसीसी भी जानते हैं, जो गल्फ कॉपरेशन जो काउंसिल है, और एक ओआईसी है। तो ओआईसी और नेशनल इस्लामिक कंट्रीज है, 55-56 के करीब उसमें देश। अब इसमें जो मैं अरब देशों की जो मैं बात कर रहा हूं, तो अरब स्पीकिंग जो भी कंट्री, तो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में जो कंट्री आते हैं, जैसे मिस्र है, लीबिया है,
ये सारे के सारे किसमें आते हैं? इसी में, अरब में आते हैं। और हम लोग इसको एक और भी इसका ज्योग्राफिकल टर्म में यूज करते हैं, मध्य पूर्व। देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो उसके पर्सपेक्टिव में हम लोग एक लिमिटेड स्कोप में हम लोग मध्य पूर्व की बात करते हैं। बहुत ब्रॉड सेंस में हम लोग मध्य पूर्व नहीं कर सकते। मध्य पूर्व की बात यदि कहते हैं, डिनोशन किया जाता है, डिनोट करते हैं हम लोग, लेकिन फिर बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट हो जाएगा जो आपको उतना जानना भी नहीं। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन, खासकर जो पॉलिटिकल साइंस वाले आप में होंगे, उनको ये चीज़ थोड़ी समझनी होगी, क्योंकि उनसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू देने जाते हैं कि पूछा जाएगा मध्य पूर्व बताओ क्या है, अरब और पश्चिम एशिया में थोड़ा हमको अंतर करके बताओ। तो उनको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर। आप लोग तो चलिए बाकी जो सब्जेक्ट है जिनका, उनको बहुत बड़े लेवल पे नहीं जाना, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीज़ आपको बैकग्राउंड में जाननी होगी। तो ये आपका इस तरह से 14 मई 1948 को इजराइल आया। अब इजराइल बना कैसे, तो बता दिया कि यही बालफोर जो थे, जो कमिट किए थे कि भाई मिलेगा एक कंट्री, तो ब्रिटेन ने उसको पूरा किया, प्रपोजल रखा, सपोर्ट किया, अमेरिका ने भी सपोर्ट किया। लेकिन अब मैं आगे बताऊंगा इससे फर्दर, पहले थोड़ा बैकग्राउंड की और अच्छे से समझ लीजिए। अब अरब राष्ट्रवाद जो मैं बताया था आपको कि अरब राष्ट्रवाद, अरब भी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में बहुत सारे थे, जैसे मिस्र वगैरह था, लीबिया जैसे आपका कंट्री जो भी डिस्टर्ब रहा, तख्ता पलटवां भी हुआ गद्दाफी का, वो इटली के इन्फ्लुएंस में था, सीरिया वो भी ब्रिटेन में था, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, ऐसा फ्रेंच का इन्फ्लुएंस था, कॉलोनी ही मानिए उसको, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है। तो एक नेशनलिज्म की वहाँ भी फीलिंग आई, अरब राष्ट्रवाद जिसको हम लोग कहते हैं, और धीरे धीरे करके सारे कंट्री स्वतंत्र हो गए। हालांकि वहाँ पर यही जो मैं बताया, जो ट्राइबल जो सोसाइटी है, कबीला, उसी के चलते जो है आपको सेक्टम या सतनत सिस्टम वहाँ पर डेवलप किया। अभी भी मोरक्को वगैरह जैसे जो कंट्री है, वहाँ पर आपको सेक्टम है, सऊदी अरब में है, यूएई में है, कुवैत में है, कतर, इस सब में अभी भी आपको वही सतनत सिस्टम है। तो ये आपका इतना बैकग्राउंड है। नेटवर्क चला गया। इसमें आपको एक पूरा फ्रेम मिल गया कि पश्चिम एशिया का इतिहास, आखिर पश्चिम एशिया का क्या मतलब होता है। पश्चिम एशिया में सिर्फ एक इजराइल फिलिस्तीन नहीं है, अरब कंट्री भी है। तो अब थोड़ा सा यहाँ जानना जरूरी है कि जैसे ही ये 48 में इजराइल बना, कि अरब कंट्री जितने भी थे स्वतंत्र जो हो गए थे बहुत सारे, जिसमें इराक था, मिस्र था, जॉर्डन था, ये सब मिलके हमला कर दिया इजराइल पे, कहा कि इसके अस्तित्व को मिटा देंगे। कैसे बना दिया, हम लोग नहीं मानते हैं। हालांकि उस प्रपोजल में एक यही बात थी, सिर्फ इजराइल ही बनाने की बात नहीं थी। फिलिस्तीन कहा गया कि 2 राष्ट्र बनेगा, एक इजराइल बनेगा, इजराइल तो बन गया, और एक फिलिस्तीन भी बनेगा। लेकिन फिलिस्तीन का मामला लगा, हमला किया उन्होंने, इजराइल ने उनको डिफीट कर दिया। तो 1948 में एक बार हो गया, युद्ध हुआ। फिर आइए सेकेंड 1956 में स्वेज कैनाल, स्वेज नहर का नाम सुना, मिस्र ने बनाया कि नेविगेशन के लिए, जहाज़ों के आने जाने के लिए, रेड सी और भूमध्य सागर के थ्रू, क्योंकि पता ही है कैसे मूवमेंट होती है, इंडियन ओशन वगैरह में आता होता है, अटलांटिक महासागर में जाते हैं। तो जैसे ही उसने उसका नेशनलाइजेशन कर दिया, तो ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ये तीनों मिलके इजिप्ट में हमला कर दिए। और चलिए वहाँ भी फिर अरब कंट्री लोग भी उसके तरफ से शामिल हुए, उसमें भी इजराइल जीता, क्योंकि इसके साथ उसमें ब्रिटेन फ्रांस भी लड़ रहा था। हालांकि लड़ने का इंटरेस्ट ब्रिटेन फ्रांस का स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण था। तो 2 बार लड़ाई हो गई। अब तीसरी बार 1967 में 6 दिन 6 डेज फेमस कहा जाता है, इतिहास में उसको फेमस 6 डेज वार के नाम से जानते हैं हम लोग। तो 6 दिन की लड़ाई हुई। अरब कंट्री जितने भी मैंने बताया प्रोमिनेंट कंट्री थे, सब मिलकर हमला किया, फिर हार गए। अब अरब कंट्री को लगा कि भाई उनकी तो बहुत ही इज्जत खराब हो गई, सारे मिलकर लड़ते हैं छोटे से देश। अच्छा, इजराइल जो है, ये तो मैं आपको बताया, मैं छोटा सा बना के,
मणिपुर जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, इतना ही बड़ा कंट्री है, कुछ नहीं उसके पास था। एक तो कंट्री उसको बना के दिया गया, कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं। अपने ताकत के बताइए कि उसकी स्थिति क्या, चारों तरफ से शत्रु देशों के बीच में वो गिरा। जैसे हम लोग का जो जीप टैंक है वो 32 धातुओं के बीच में गिरा हुआ है, तो चलिए हम लोग का धात कम से कम हम लोग का दुश्मन तो नहीं है ना, लेकिन उसके तो चारों तरफ से दुश्मन है। तो 1967 की जो हम बात करें, 6 डेज वार हुआ। अब इसने क्या किया, उसमें इजराइल ने मिस्र का सिनाई क्षेत्र ले लिया, इस रीजन से ले लिया। इसके बाद यरूशलेम, यरूशलेम इसको लोग कहते हैं, यरूशलेम का जो पूर्वी, अभी मैं बताऊंगा आपको जब आगे जब मेन पॉइंट पे आएंगे, तो पूर्वी यरूशलेम पे कब्जा कर लिया। इसके बाद ये सीरिया, सीरिया का पठारी एरिया, प्लेटो एरिया, वो 2/3 दक्षिण में, सीरिया के दक्षिण में, जस्ट देखिए बॉर्डर, तो दक्षिण में 2/3 जो गोलन हाइट्स था, इसका राजनीतिक और रणनीतिक रूप से काफी महत्व है गोलन हाइट्स का, उस पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया। जॉर्डन घाटी, जो जॉर्डन नदी मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, इसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। अब बताइए कि सारे कंट्री जो जितने भी थे सबका कुछ ना कुछ उसने ले लिया, कब्जा कर लिया। और फिर ये तो चलिए 1967 में 6 डेज वार हुआ। अब फिर एक वार हुआ 1973 में, चौथा, अरब इजराइल, अरब एक तरफ और बेचारा इजराइल एक तरफ। हालांकि उसको सैनिक मदद तो दी ही जाती थी, अमेरिका, यूरोप वगैरह, अकेले कोई कैसे लड़ेगा, तो उसको आर्म्स डोमिनेशन वगैरह दी जाती थी। लेकिन फिर 1973 में फिर वार हुआ, फिर उसने हरा दिया। अब अरब देश बहुत ही परेशान हो गए कि भाई एक छोटे से देश पे हम लोग इतने मिलके सब लोग हमले करते हैं और वो हम लोगों को हरा देता है। तो ये 4 बार अब तक हो चुका। तो ये भी आप नोट कीजिए, क्योंकि मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, बाकी अपना फ्रेम करके समझने के लिए मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको ये सब कुछ डेटा भी रखना होगा। अब आइए असल मुद्दे पर, अब आइए इजराइल बन गया। अब भारत उसको सपोर्ट कौन किया, मदद तो बात की बात है, पहले उसको मान्यता कौन दिया, रिकॉग्निशन किसने दिया, तो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो वो सबसे पहले जब प्रपोजल रखा गया यूनाइटेड नेशन में, तो भारत विरोध किया, कहा कि नहीं, इजराइल फिलिस्तीन तो ठीक है, इजराइल नहीं बनना चाहिए। लेकिन उससे क्या होता है, सारे देश एक तरफ थे, बना। हम भारत को भी उसको रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि भारत को उससे कोई ऐसा दुश्मनी तो थी नहीं। तो 1950, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो 1948 में बताएंगे, तारीख भी लिख दिया मैंने, 14 मई 1948 को, मतलब उसका इंडिपेंडेंस डे कब होता है, 14 मई को। तो 14 मई इजराइल का इंडिपेंडेंस डे है। तो अब 1950 में नेहरू जी पीएम थे, तो सैद्धांतिक रूप से इन प्रिंसिपल हम लोग कहते हैं, जैसे आपसे मैंने कोई कमिट किया और मैंने कहा कि ठीक है, प्रैक्टिकली तो नहीं, अभी रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास, हाँ सिद्धांत रूप से मैं आपकी बातें मान लेता हूँ, मतलब प्रॉमिस जिसको होता है। तो इंडिया ने उसको मान्यता दे दिया 1950 में। अब 1950 से 1992 कितने साल हो गए, पूरे 42 ईयर्स। अब पीएम कौन थे, पीवी नरसिंह राव। तो 1992 में पीवी नरसिंह राव सरकार ने फुल फ्लेज डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के साथ स्थापित किया, मतलब एम्बेसी, तेल अवीव वहाँ की राजधानी है, कैपिटल है, तो वहाँ हमारा एम्बेसी काम करना शुरू किया, हमारे राजदूत एम्बेसडर जाकर रहना शुरू किए। फिर नई दिल्ली में भी वही हुआ, एम्बेसी बनी है उसके बाद। अब वहाँ से बात का रिश्ता शुरू होता है अच्छे से। लेकिन असल रिश्ता कब से शुरू हुआ, जब मोदी जी आए हैं 2014। तो पहले था कि इजराइल और फिलिस्तीन इसमें देखिए मैंने बीच में हाइफन लगाया,
हाइफन मतलब क्या? हाइफन मतलब दोनों साथ हैं, माने हमारे लिए दोनों। अगर मैं इजराइल जाऊंगा तो मैं फिलिस्तीन जाऊंगा, मैं इजराइल के लिए काम करूंगा तो मैं फिलिस्तीन के लिए काम करूंगा। ये बात है। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी 2017 फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर वो विजिटेड इजराइल। नेहरू जी नहीं गए, पहले गए, नरसिंह राव भी नहीं गए, पहले डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किया। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हुए इजराइल जाने वाले, वो फिलिस्तीन नहीं गए। डिहाइड्रेटेड, इसको हम लोग डिहाइड्रेटेड मतलब अलग अलग कर दिया। इजराइल के साथ अपना संबंध, फिलिस्तीन के साथ जो संबंध है भारत का वो अपनी जगह, मतलब दोनों भारत के लिए इक्वल लेवल पे। तो इस तरह से थोड़ा सा रिवोल्यूशनरी, थोड़ा सा क्रांतिकारी कदम वर्तमान सरकार ने उठाया। बाद में फिर प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट है, वो भी वहाँ विजिट किया इजराइल। तो ये पूरा इस तरह से था। अब आइए कैसे वहाँ इक्वेशन सब शुरू होता। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यासर अराफात का बना 1964, नोट कीजिए। Just a minute. तो 1964 में आपको PLO फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन जिसको हिंदी में कहते हैं। यासर अराफात बहुत ही पॉपुलर लीडर हुए आपको फिलिस्तीन के। हालांकि उनको काफ़ी समय तक आतंकवादी, PLO को ब्रांडेड कैसे किया गया क्या कि आतंकवादी संगठन है। जो अभी हमास है, हमास को हम लोग कैसे कहते हैं? आतंकवादी संगठन है। वैसे ही एक समय PLO को भी आतंकवादी संगठन माना जाता था। लेकिन भारत, हालांकि थोड़ा इसकी जो गतिविधि थी वो अलग किस्म की थी। पॉलिटिकली चूंकि एक इसका विंग था तो वो इन्वॉल्व नहीं था। दो विंग होते हैं, जैसे किसी भी तरह इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके दो विंग, एक पॉलिटिकल होता है और एक आर्ट्स वाले होते हैं। तो इंतिफादा ग्रुप था उसमें, इंतिफादा फैक्शन था। जो आर्म्स वाले जो विंग थे, एक पॉलिटिकल, तो यासर अराफात किसको लीड करते थे? वो लीड करते थे आपको पॉलिटिकल विंग को। तो 1964 के आसपास बताइए ग्रुप निरपेक्ष आंदोलन बना, तो उसमें वो शामिल हो गए, उनको शामिल कर लिया गया। भारत ने कहा कि चूँकि अरब कंट्री आपको पता ही है, इजिप्ट फाउंडिंग मेंबर था, इधर हमारा भारत था, नेहरू जी आगे थे, यूगोस्लाविया था, आपको इंडोनेशिया था, यहाँ के जो हेड थे सारे गवर्नमेंट के, इन लोगों ने मिलके आपको नेम बनाया, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट जो हम लोग करते हैं। उसमें जगह दे दी गई PLO को भी। PLO को मतलब रिकॉग्निशन भारत ने दे दिया, तो आतंकवादी संगठन तो उसको माना नहीं। उसका एक अलग विंग था जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल था, जिसका नाम था इंतिफादा। तो वो हो गया। अब जब 1988 की बात है, हालांकि जितने भी निरपेक्ष आंदोलन की जो बैठक होती थी हर 3 साल को होती थी, तो उसमें वो आते थे यासर अराफात। और भारत के साथ, खासकर चूँकि इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, तो भारत के साथ PLO का बहुत अच्छा संबंध था। भारत का उस समय तक तो डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं हुआ था, बस रिकॉग्निशन दे दिया था इजराइल को। लेकिन इसके बावजूद इजराइल को कोई दिक्कत नहीं थी कि क्यों PLO को इंडिया इतना सपोर्ट करता है, क्योंकि भाई इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, एक सॉवरेन कंट्री था।
उसको लगा कि भाई ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, एक विंग है, पॉलिटिकल विंग है, एक कॉज के लिए लड़ रहा, तो इस नाते तो 1988 में उन्होंने फिलिस्तीन राज्य की घोषणा की। यहाँ से बड़ा बात, और भारत दुनिया का सबसे पहला देश, नोट कीजिए, 1988 में जब फिलिस्तीन राज्य की घोषणा उन्होंने कर दी तो भारत सबसे पहले उसको मान्यता दे दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो गया, टूट गया। तो सोवियत संघ जो था, जब कोल्ड वार का समय था, तो एक तो प्री कोल्ड वार मतलब क्या, यूएनओ जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो जस्ट उसके बाद दुनिया दो ध्रुव में बटी, एक वेस्टर्न ब्लॉक हो गया, कैपिटलिस्ट जो अमेरिका लीड करता था, यूरोप के जो बाकी कंट्री थे खासकर वेस्टर्न यूरोप के, इधर सोवियत ब्लॉक हो गया, कम्युनिज्म मानने वाले लोग। अब इजराइल को सपोर्ट कौन कर रहा था? अमेरिका का जो ग्रुप था, जो लॉबी थी, अमेरिकन लॉबी, जो यूरोपियन लॉबी थी, वो सपोर्ट कर रही थी। इधर फिलिस्तीन को सपोर्ट कौन कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था। आप बताइए कि भारत का, भारत की न्यूट्रल था, वैसे भारत तो बिल्कुल खुल के तो नहीं था, हालांकि 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ, पाकिस्तान के साथ वार हुआ था, तो एक मैत्री संधि, फ्रेंडशिप एग्रीमेंट किया था, 20, हालांकि 10 साल 20 साल का था, 20 साल का था। तो आज भी भारत चूंकि किसी ब्लॉक में शामिल खुलेआम तो हुआ नहीं, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भारत के लिए दोनों, जैसे बायां हाथ लेफ्ट हैंड वैसे दायां, अगर इजराइल इसको मानिए तो ये फिलिस्तीन। तो इस तरह से भारत ने कभी भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं किया, ये नहीं कहा कि भाई तुम्हारे लिए हम ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा करेंगे, उसके लिए कम करेंगे। और भारत शुरू से, देखिए पॉइंट, कि भारत जो है टू नेशन थ्योरी को मानता, मतलब द्विराष्ट्र सिद्धांत, जिसको हिंदी में कहेंगे, कि अगर इजराइल बना तो फिलिस्तीन भी बनना चाहिए, उसी लेवल पे बनना चाहिए, उसी ग्राउंड पे बनना चाहिए। तो ये भारत का है कि टू नेशन थ्योरी होनी चाहिए। यहाँ तक आप समझ गए तो ठीक है। अब आइए, जो आपको एग्जामिनेशन में लिखना पड़ेगा, खासकर मेंस में, कि भाई ये जो ताज़ा विवाद हुआ ये किस कारण से हुआ। तो ताज़ा विवाद तो अपनी जगह है कि चलिए अभी 10 मई से शुरू हुआ, 21 मई को युद्ध विराम हो गया, लेकिन इससे पहले 2014 4 लड़ाई को हम लोगों ने देखा 1973 तक, उसमें तो सारे मिल के लड़े, मतलब फुल टू वार या फुल फ्लेज वार जो हम लोग कहते हैं, ये 4 हुआ जो आप लोगों ने नोट किया। अब ये देखेंगे कि थोड़ा सा बीच में कुछ पॉइंट आप 1 2 और नोट कर लें कि 1988 जो मैंने आप लोगों को बताया कि भारत ने सबसे पहले फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी। अब 1991 में आपको एक ओस्लो समझौता हुआ, तो ओस्लो समझौता के अधीन माना गया कि भाई फिलिस्तीन को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पहले एक इंटरिम टाइम पीरियड 5 साल का रखा गया, तो बीच में एक फिलिस्तीन अथॉरिटी बना दी गई। तो फिलिस्तीन अथॉरिटी बन गई क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट था। उस समय इजराइल के आपको प्राइम मिनिस्टर इत्याग राविन थे, शिमोन पेरेस उस समय वहाँ के विदेश मंत्री थे, लोगों को बुलाया गया अमेरिका, और एक समझौता हुआ, और उसके मुताबिक कहा गया कि ठीक है फिलिस्तीन अथॉरिटी होगी। तो जो रीजन जो मैं बताया आपको मैप में, कि जो वेस्टर्न जो स्ट्रिप है, जो गाजा पट्टी है, जो पश्चिमी किनारा या जो वेस्टर्न बैंक है, और यरूशलेम का जो पूर्वी, तो मैं बता रहा हूँ कि पूर्वी यरूशलेम जो था, यरूशलेम तो पूरा एक रीजन है, तो पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया था। 1967 के जो वार हुए तो उस पर इजराइल ने, उस पर भी पूरे एरिया, मतलब पूरे यरूशलेम पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। तो ये भी कहा गया कि राजधानी जो है, अभी तो राजधानी जो है, अभी पूर्ण स्टेट तो है नहीं, पूर्ण राज्य तो बना नहीं है, लेकिन अभी भी एक अथॉरिटी के रूप में, जिसको कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो जिसके पावर जो नगर पालिका के जैसे हैं, जो महमूद अब्बास अभी चीफ है, तो उनके कंट्रोल में अभी आपका ये रीजन है, पश्चिमी जो क्षेत्र है, तो पश्चिमी किनारा वो है। और ये जो मैं बता रहा हूँ 6 to 10 किलोमीटर वाइड है और 45 किलोमीटर इसकी लेंथ है, जो गाजा स्ट्रिप है, इसको हमास कंट्रोल कर रहा है। हमास में भी 2 विंग है, एक पॉलिटिकल विंग जो इसको कंट्रोल, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेट करता है,
वो है जैसे मैं बताया PLO और उसका एक इंतिफादा ग्रुप था टेररिस्ट। अब इसको कंट्रोल कर रहा है कौन? हमास का जो पॉलिटिकल विंग है, और इसको कर रहा है वही जो PLO है। तो PLO में तो यासर अराफात की डेथ हो गई, तो अब उसमें महमूद अब्बास उसके चीफ है। कहने के लिए तो हम लोग उनको कहते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी है। एक पूरी सिस्टम बनी है, विदेश मंत्री सब है, लेकिन उसका पावर क्योंकि सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। पता ही है कि कोई कंट्री सॉवरेन कब होता है कि जब उसके पास बाकी सब कुछ हो, लैंड हो, पीपुल हो, गवर्नमेंट हो, लेकिन आर्मी होनी चाहिए, पुलिस होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं है। तो अपनी पावर को कैसे डिक्टेट, कैसे रीड करवाएंगे? ऑथोरिटी होनी चाहिए। तो आर्मी है ही नहीं फिलिस्तीन के पास। इजराइल के पास अपनी आर्मी है, अपनी पुलिस है, और देखिए कि चारों लड़ा। फिलिस्तीन अपने बलबूते तो नहीं लड़ा, वो तो सारे अरब कंट्री उसको उसके तरफ से कूदे। तो बीच में एक घटना हुई कि एक दो बार जब लड़ाई हो गई तो इजराइल ये यासर अराफात ने कहा अरब कंट्री को कि देखो भाई, तुम लोग जो मेरे तरफ से आके लड़ने लगते हो, तो ये रहने तो ये लड़ाई मेरी है, हमको अपने लिए एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य चाहिए, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा। तो इस तरह से करके उन्होंने बाकी अरब देशों को साइडलाइन कहा कि तुम लोग हो जाओ, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। फिर भी अरब देश कहें कि भाई मुस्लिम ब्रदरहुड की बात है, इसको अकेला कैसे छोड़ देंगे, इसके पास में तो पुलिस है, न इसकी आर्मी है, न भी बाकायदा कोई कंट्री बना। तो अभी भी उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, अभी भी उसको अभी भी जैसे जो हुआ मामला संघर्ष चला उसमें सारे लोग कूद है, सारे कंट्री कूदी, लेकिन वो अपनी जगह है। अब ये मैं बताया कि फिलिस्तीन ऑथोरिटी बनी, तो इसके कंट्रोल में कौन है? ये आपका जो रीजन है वेस्टर्न, वो है। पावर कुछ नहीं है, फाइनेंशियल कुछ टैक्सेशन वगैरह थोड़ा, जो नगर पालिका, जो दरभंगा नगर निगम जो काम करता है वही काम वो गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट मतलब कहने के लिए गवर्नमेंट है। और यहाँ गाजा बहुत भीषण गरीबी है जो अरब मुल्क के जो लोग हैं। एक तरफ ये पूरा रीजन में बताया वेस्टर्न, इसका जो क्षेत्र है भूमध्य सागर का, तो इस पर कंट्रोल आपका किसका? इजराइल का ही है। मतलब सी वाटर ड्यू सी, दो तरफ से लैंड है, तो अब पैसेज नहीं है। वही स्थिति है जैसे बाहर पाकिस्तान का बंटवारा किया गया, तो एक तरफ पंजाब को तोड़ा गया, तो कहा गया भाई पश्चिमी पाकिस्तान है, बंगाल को तोड़ दिया गया, तो ये हो गया। अब रिलीजन के आधार पर यदि कीजिएगा, कल को यदि ये कंट्री बन भी गया, बन ही जाएगा, क्योंकि अब कितने दिन तक चलेगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा जो हम लोग आगे देखेंगे। अब बीच में ये पूरा का पूरा जो रीजन है, जितना आप ब्लैक, क्योंकि मेरे पास कई रंग के पेन तो है नहीं कलर के, तो मैं आपको अलग अलग डॉट करके बताऊँ, तो आप ऐसे समझिए जो ब्लैक है पूरा, वो पूरा आपका इजराइल है। और जहाँ मैंने ब्लैकिश थोड़ा सा करके दिया वो आपको पता ही है कि फिलिस्तीन है। अब कल को जो कंट्री बनाने की बात होती है फिलिस्तीन, तो दो बनाने पड़ जाएंगे, क्योंकि देखा है रिलीजन के आधार पर जब पाकिस्तान बना तो टूट ही गया, क्योंकि पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान इसी तरह कॉरिडोर की बात कर रहा था कि उसको वेस्टर्न से लेके ईस्टर्न जो बॉर्डर है भारत बीच से एक्सक्लूसिव कॉरिडोर देते हैं ढाका जाने के लिए। बात कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, सेम सिचुएशन नहीं है, इसके साथ भी है, फिलिस्तीन के साथ भी होने जाएगा अगर नहीं करेगा ऐसा। या तो कोई एक ही पार्टी एक ही को सर्वे सर्वा मान के रूल करने दे, फिर भी पैसे की जरूरत पड़ जाएगी जो इजराइल नहीं देगा। तो मतलब कि फिलिस्तीन कल बनेगी भी, जो द्विराष्ट्र की बात है, तो त्रिराष्ट्र ट्राइब नेशन की बात हो जाएगी। एक तो इजराइल है और एक गाजा पट्टी की एक कंट्री फिलिस्तीन ये बनेगा, एक आपको जो पश्चिमी जो किनारा जो वेस्टर्न जो कोस्ट है ये बनेगा। अब दो फिलिस्तीन हो जाएंगे, क्योंकि बीच से जो पैसेज है जो गलियारा कॉरिडोर की बात होगी, वो तो कहेगा इजराइल मैं क्यों हूँ, ये तो सारा मेरे कब्जे में है। उसको लीगलाइज कर लिया, उस पर उसकी कॉलोनी बन गई, वहाँ यहूदी सेटलमेंट बन चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुका, सब कुछ कर चुका, तो ये जाने का रास्ता हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये तो चलिए अपनी जगह, कब जब होगा तब होगा। अब आइए जो सिचुएशन हम लोग
अभी देखें, अभी जो हुआ नोट कीजिए आप, जो लिखिएगा परीक्षा में, ये तो आपको एक पूरा आउटलाइन, एक फ्रेमवर्क आपके सामने मैंने बता दिया अच्छे से। हम मेंस में जो लिखना है कि ये ताज़ा हालिया विवाद जो हुआ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, इसमें भारत का क्या रोल हुआ और भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी से क्वेश्चन आपको पूछेगा। जब भी इंटरनेशनल रिलेशन पूछा जाएगा आपसे तो बिना भारत का नहीं पूछा जाएगा। तो पहले इसमें भी थोड़ा ये तो चलिए, पीछे हम लोग जो कन्फ्लिक्ट था वो पुराना बैकग्राउंड हम लोग देख रहे थे। 2014 में जुलाई अगस्त की बात है, 50 दिन तक वार तो नहीं हुआ, उस तरह से वार नहीं कहेंगे, वार में तो बहुत कुछ हो जाता है ना, सारी की सारी पटन उतार दी जाती है, जंग के हर तरह का विपक्ष यूज किया जाता है। तो संघर्ष कहेंगे, कन्फ्लिक्ट कहेंगे, इधर से भी चल रही है गोली, उधर से भी रॉकेट दागे जा रहा हो, कहीं तक था। तो 50 दिन वो चला था यही हमास। और हमास नोट कीजिए 1987 में हमास बना और इंतिफादा वगैरह सब खत्म। हमास जो है अभी सबसे ताकतवर समूह है। ठीक, 2014 में 50 दिन इजराइल ने सैनिक कार्रवाई की, जुलाई अगस्त के महीने में। फिर युद्ध विराम हुआ, वेस्टर्न कंट्री लोग कूदे, भाई हो गया बहुत, तो वार हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, तो युद्ध विराम करवा दिया गया। 2021 मतलब कितने साल हो गए, करीब 7 साल। 7 साल के बाद फिर उसी लेवल पे हो गया। ये भी वार नहीं कहेंगे, वायलेंट कन्फ्लिक्ट हो गया। 11 दिन में फिर सीज फायर हो गया। और सीज फायर करवाया किसने, मिस्र ने। पर्दे के पीछे कौन था, अमेरिका का रहता है, यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में रख दिया गया, सब कुछ हुआ। लेकिन जो प्रक्रिया तो करना पड़ता है, लेकिन पर्दे के पीछे युद्ध विराम करवाने वाला कौन कंट्री, तो उसका पड़ोसी मिस्र कहा कि भाई हुआ बहुत हुआ, युद्ध विराम करो, युद्ध विराम करो। क्योंकि हमास की इच्छा थी कि युद्ध विराम हो जाने को, तो इजराइल तो पूरा उसको खत्म करने की उसके लिए प्लानिंग किए हुए थे। तो मैं पहले बताया आपको कि 2 कारण होते हैं, एक इमीडिएट कॉज होता है और एक लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हैं। यहाँ भी वही चीज थी कि ये 11 दिन जो अभी कन्फ्लिक्ट चला और सिर्फ जो एक कार्रवाई इजराइल ने किया, ये सिर्फ गाजा पट्टी पे किया। वेस्टर्न बैंक पश्चिमी किनारे पे एक भी मिसाइल नहीं हुई। जो महमूद अब्बास जो अभी चीफ है, जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे इस रीजन का, वहाँ पर इजराइल ने एक भी सेलिंग, एक भी मिसाइल नहीं डाली। सारी कार्रवाई कहाँ हुई, सारी एक्शन, मिलिट्री ऑपरेशन इसी गाजा पट्टी में हुआ। अब देखिए कि तात्कालिक कारण है क्या। तो इस महीने के शुरू में जो आप लिखेंगे, तारीख तो आपको लिखना नहीं होगा एग्जाम में, तो आप लिखेंगे मई के शुरुआत में इजरायली सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने एक रूलिंग आदेश दिया कि 7 जो है फिलिस्तीन परिवारों को पूर्वी यरूशलेम क्षेत्र में, जिस मकान जिस एरिया में रहते हैं, वहां से उनको हिट करो, मतलब 70 लोगों को हो गए। विरोध, धरना, प्रदर्शन सब कुछ स्टार्ट हो गया, कहा गया। लेकिन उसमें एक क्लॉज ये भी था इजरायली सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि जो रिलीजन, यहूदी रिलीजन जो एसोसिएशन है 1948 जब इजराइल बना, उस समय जो यहूदी लोग के अधिकार में वो था, तो उनको वापस करो, मतलब उसमें उन लोगों के वंशजों को या उनके जो परिवार के बच्चे लोग उनको डालो, इनको इवेट करो, इनको कहीं दूसरी जगह भेज दो।
तो लोकल अरब जो थे उस रीजन में रहने वाले, उन्होंने विरोध, धरना, प्रदर्शन, बाद में दंगे, इजरायली पुलिस के साथ झड़प शुरू हो गए। इसी चीज़ का फायदा उठाया हमास ने एक रॉकेट इजरायली एरिया में डाल दिया। इजरायल मौके की तलाश में था। और ये चीज़ ईद बीच में मैं 2014 में बताया, 2021 14 में तो चलिए बहुत 50 दिन का संघर्ष हुआ। इसके बीच में जितने भी ईद का जो ये रमज़ान के जो महीने आए, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती ही थी, झड़प होती थी। इजरायली पुलिस और जो अरब कम्युनिटी जो रहते हैं, क्योंकि आपको पता है इजराइल में अरब मुल्क के भी बहुत, अरबी बोलने वाले लोग भी बहुत हैं, क्योंकि इजराइल की जो अपनी जो लैंग्वेज है वो हिब्रू है। नोट कर लीजिए, हिब्रू उसकी अपनी लैंग्वेज है, इजरायली यहूदियों की, और उनकी अरबी। तो पिछले 6 या 7 ही बीच में जो गया, इस टाइम में झड़प होती थी, लेकिन लो लेवल पे, लो इंटेंसिटी का, 3-4 दिन 5 दिन चला और उसके बाद जो है फिर सबसाइड कर जाता था। लेकिन इस बार बेंजामिन नेतन्याहू की जो सरकार है, हमास पे एकदम कुछ ठोस कार्रवाई, कुछ फर्म एक्शन लेने के मूड में थी, कही कि इसको कुछ करना होगा। और उसके प्लानिंग के मुताबिक ही जैसे ही उसने एक रॉकेट गिराया, इधर से तो मिसाइलों की बौछार हो गई। हालांकि उधर से भी अच्छा खासा रॉकेट दागा गया। इधर तो कहा गया कमी आदमी मरा, उधर काफ़ी लोग मरे। तो काफ़ी लोग मतलब कॉमन पीपल ज़्यादा नहीं मरे, कुछ बच्चे तो मर गए, जो रिपोर्ट आ गई। मरे कौन? हमास के जो एक्टिविस्ट हैं, जो उसके लड़ाके जो थे वो मरे। 25 के करीब टॉप लेवल के जो कमांडर थे, जो इसका जो इजराइल का जो मिलिट्री जो ऑब्जेक्टिव था, ऐसे तो जाके हमला नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो बनानी होगी ना। एक उसको क्या कहते हैं, भूमिका, एक बैकग्राउंड तैयार करना होगा। किसी पे हमला करना है तो आप ऐसे जाके कैसे हमला कर दीजिए? फिर तो आप ही को कहेगा कि तुमने एग्रेसिव स्टेप कैसे उठाया। तो ऐसी सिचुएशन बना दिया गया कि वो अटैक करे, वो किया, मतलब जिसको कहते हैं ट्रैप में फंसाना। तो इजराइल ने उसको ऐसा किया तो उसने ऐसा किया। लेकिन जब अभी लगा हमास को कि ये तो मेरा एग्जिस्टेंस पूरी तरह से मिटा देगा, बम्बार्डमेंट शुरू हो गया और इतने सारे उसके मर गए जब लड़ाकर कमांडर वगैरह, तब वो भी इशारा किया कि भाई मैं सीज फायर करने के लिए तैयार हूँ, और इस तरह से सीज फायर हो गया। तो सीज फायर होने के बाद यही कहा गया इजराइल की तरफ से कि जो सैन्य उद्देश्य हैं वो इजराइल को मिल चुका है, अब इसकी जरूरत आगे बढ़ाने की नहीं थी। और हमास भी रेडी हो गया सीज फायर करने के लिए। लेकिन उसमें एक जो क्लॉज लगाया गया इस सीज फायर में कि अगर हमास ने इस सीज फायर युद्ध विराम का उल्लंघन किया, कोई भी गड़बड़ी, क्योंकि इससे पहले सुसाइड बम्बर या इस तरह की कुछ एक्टिविटी करता था, रॉकेट वगैरह भी गिराता था, इस पर थोड़ा ज़्यादा गिराया। तो फिर हमास को इजराइल किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। हालांकि किसी बार प्रण किया था, लेकिन इस बार शायद उसकी स्ट्रेटजी इजराइल की यहीं तक थी, तो यहीं तक ये रुका। अब इसमें कुछ चीज़ आप देखिए कि क्या क्या हुआ, 11 दिन में क्या क्या हुआ। तो संघर्ष हुआ तो सब कहा
जो होता है, दो आदमी भी ऐसे लड़ने लगते हैं कि तारे रोको रोको, भले कोई रोकने नहीं गया, किसी को पकड़ने नहीं गया, किसी को सेपरेट नहीं किया, लेकिन होगा ना भाई, दो कंट्री लड़ रहे हैं, दो आदमी लड़ते हैं, तब तो लोग कुछ समय देख के फिर अलग अलग करते हैं दोनों। अब 25 कंट्री, 25 देश बताइए अपने जो पार्लियामेंट थे जिन कंट्री के, वहाँ इजराइल के भी झंडे लगा दिए कि भाई मैं भी सपोर्ट में हूँ। और बेंजामिन नेतन्याहू ने जो एड्रेस किया उसमें इन कंट्री का एकदम नाम या भारत का नाम नहीं लिया, बाद के उन्होंने शिकायत भी नहीं की। बाकी सब जितने कंट्री को सपोर्ट किया था, फ्रांस हो, ऑस्ट्रिया हो, अल्बानिया, सबका नाम लिया उन्होंने, सबके प्रति आभार जो होता है। तो भारत का नाम नहीं लिया क्योंकि भारत उससे खुल के आया भी नहीं। अब भारत ने फिर क्या किया, तो हमारे जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो स्थायी जो प्रतिनिधि हैं, कृष्णामूर्ति, ये खुल के नहीं आ सकते। और जब प्रस्ताव रखा गया युद्ध विराम का सीजफायर का, वहाँ भी तो भारत इजराइल के खिलाफ गया, कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके जो मतदान किया गया, वोटिंग होती है, लेकिन फिर भी अदरवाइज इजराइल ने नहीं लिया। तो ये तो अलग चीज़ है, क्योंकि भारत का जो संबंध है इजराइल के साथ, आपको पता ही है कि दोनों देश के, कोई भी जो दो देश होते हैं, उसके अपने राष्ट्रीय नेशनल जो इंटरेस्ट है, जो डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट, जो कूटनीतिक जो हित होते हैं, और सामरिक, रणनीतिक, आर्थिक, ये सभी काम करते हैं। तो ये नहीं देखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कि ये कंट्री पर्टिकुलर किसी टाइम पे मेरा विरोध किया तो या वोटिंग कर दिया तो कोई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि भारत ने इजराइल की आलोचना नहीं की। बात बस यही कहा कि भारत इस तरह के जो संघर्ष हैं उसको अपनी सहमति नहीं दे सकता,